हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस केमिस्ट्री। अकबर क्लासेस के केमिस्ट्री वाले चैनल में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 9 की पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से शुरू नहीं कर रहे हैं हम लोग सेकंड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक बातें जो अभी आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, यानी कि क्लास 9 में लगभग जो चीज़ें आप पढ़ेंगे सब कुछ इस चैप्टर के अंदर आ जाना है। यकीन मानिए, अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को कवर कर लेंगे तो क्लास 9 की पूरी केमिस्ट्री का आइडिया आपके जहन में बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं इसको तो लाइक बोलते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, जैसे भी सब्सक्राइब का साइन होता है, जस्ट सब्सक्राइब, बिकॉज इट विल मोटिवेट अस। जैसे जैसे हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, हमारी फैमिली बढ़ेगी, ये हमें मोटिवेट करेगा। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं? द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इसमें केमिस्ट्री के लगभग सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये आता है, द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड कि भाई ये केमिस्ट्री है क्या। बिफोर दैट, उससे पहले एक सवाल आता है कि व्हाट इज साइंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जूनियर क्लासेस से साइंस पढ़ रहे होंगे, तो साइंस शब्द का मतलब समझते होंगे आप। साइंस को मैं ज़्यादा डिटेल अगर नहीं जाऊँ, बस इतना अगर कहूँ कि सिस्टमेटिक नॉलेज जो होता है दैट बिकम साइंस। जब भी आप नॉलेज को सिस्टमेटिक बनाते हैं, एक पैटर्न में लाते हैं, एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, एक सिस्टम में पढ़ते हैं, दैट बिकम साइंस। समझ में आ रही बात? अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइंस सिर्फ नेचर को ही स्टडी करता हो या फिर नेचुरल फेनोमेनन को ही स्टडी करता हो। ये साइंस नेचर से बाहर जो हमारा एक समाज है उसको भी स्टडी कर सकता है, जिसको हम अलग से नाम देते हैं सोशल साइंस। तो साइंस इज बेसिकली सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एक सिस्टमेटिक तरीका है एंड इट इज़ प्रोग्रेसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइंस प्रोग्रेस करता है। साइंस में हर दिन डेवलपमेंट का चांस है। ऐसा नहीं कि साइंस इज समथिंग जो एक किताब में लिख दी गई है और वहाँ तक बात सीमित हो गई है, यानी कि उसमें लिमिटेशंस नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ साइंस में इवोल्यूशन होगा, यानी कि साइंस में हर दिन कुछ डेवलपमेंट का, कुछ इवोल्यूशन का चांस है, स्कोप है। दैट इज वाई साइंस इज मोस्ट अप्रिशिएटेड सब्जेक्ट। साइंस को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इवॉल्व कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये हमारी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना रहा है। अब साइंस इतना वास्ट है, इसको एक साथ स्टडी करना, इसके सारे एस्पेक्ट को एक साथ स्टडी करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट। एक इंसान जब तक उसमें क्लासिफिकेशन नहीं करेगा, उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि अपने कन्वीनियंस के लिए कि भाई ये सेगमेंट जो है, ये पर्टिकुलर पार्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ा जाना चाहिए, तो बनाया गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक साइंस का ही सब्जेक्ट है, साइंस का ही एक सब्जेक्ट है, यानी कि इट इज द क्या, इट इज द साइंस। ऑब्वियसली एक साइंस है, पार्ट ऑफ साइंस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ साइंस। इसी को बेहतर भाषा में ऐसे बोला जा सकता है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस का एक ब्रांच है, लेकिन इसमें क्या स्टडी करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें यह जानना कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इसमें पढ़ेंगे क्या, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आपने बेसिक क्लासेस, बुनियादी क्लासेस पढ़ी होंगी, तो मैटर शब्द बार बार आया होगा। तो केमिस्ट्री इज नथिंग मोर अबाउट मैटर, इट इज ऑल अबाउट मैटर, इट इज ऑल अबाउट मैटर। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम मैटर को ही स्टडी करेंगे, विच डील्स with the study of matter। किसको? मैटर को स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग ये मैटर की स्टडी को ही डील करेगा। अब सवाल ये आता है, मैटर को तो स्टडी करेंगे, लेकिन मैटर से रिगार्डिंग क्या स्टडी करेंगे? क्या मैटर में कंपोजिशन नहीं होता है? ऑब्वियसली मैटर किससे बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर की प्रॉपर्टीज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैटर कौन कौन से चेंजेस करते हैं, मैटर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं,
और एक पर्टिकुलर मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी बातें केमिस्ट्री में आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन मैंने आपको एक और हमारे लेक्चर सीरीज में बताया है कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, मैटर किससे बना हुआ है, यानी कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। अगर हम ये समझना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन सेट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में कौन तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, दैट गिव्स यू द आइडिया ऑफ कंपोजिशन। एंड द सेकंड थिंग दैट कम्स इज द प्रॉपर्टी। जैसे ही आप कंपोजिशन जानते हो, उन कंपोजिशन के आधार पे मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। तो दूसरा हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड द चेंजेस मैटर अंडरगोज। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा मैंने, समझिए आप। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ऑब्वियसली साइंस का एक ब्रांच है। क्यों करना पड़ा ब्रांचिंग हमें, क्योंकि साइंस का जो रियाल्म है, साइंस का जो एक वास्टनेस है, इतना बड़ा है कि एक साथ पढ़ने से ये आपको एम्बिगुअस कर देगा। एम्बिगुअस करने का मतलब ये आपको उलझा देगा। तो उलझन को सुलझाने के लिए उसके स्पेसिफिक ब्रांचेस बनाए गए, उसके स्पेसिफिक पार्ट्स बनाए गए, सो दैट हमारी स्टडी आसान हो। यानी कि हमारी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए साइंस के अलग अलग ब्रांचेस बनाए गए हैं। एंड वन ऑफ द ब्रांच एंड वन ऑफ द मेजर ब्रांच, जिसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं सेंट्रल साइंस। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री को किताबों में लिखा जाता है सेंट्रल साइंस। अब ये शब्द क्यों लिखा जाता है, ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट है, क्योंकि केमिस्ट्री समहाउ बायोलॉजी और फिजिक्स को इंटरलिंक करता है। यानी कि बायोलॉजी से भी केमिस्ट्री रिलेटेड है और फिजिक्स से भी रिलेटेड है। अब क्यों है, जब आप केमिस्ट्री में बहुत दिनों तक पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, वो एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपको बायोलॉजी को इन डेप्थ एक्सप्लेन करना है तो हम केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। यानी कि केमिस्ट्री एक बहुत ही हेल्पफुल सब्जेक्ट है बायोलॉजी को समझने के लिए इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, इसीलिए ये बायोलॉजी के लिए हेल्पफुल है। और केमिस्ट्री अपने होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स के लॉज का सहारा लेती है। फिजिक्स के लॉज की मदद से हम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं, होने वाले मतलब मैटर में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब फिजिक्स से केमिस्ट्री मदद ले रही है और केमिस्ट्री किसको एक्सप्लेन कर रही है, बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर रही है। तो इट बिकम्स अ सेंट्रल साइंस, इसीलिए किताबें इसको कहती है सेंट्रल साइंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये हो सकता है कि आपके लिए नई बात हो कि भाई सेंट्रल साइंस केमिस्ट्री को ही क्यों कहा जाता है, फिजिक्स को और बायोलॉजी को क्यों नहीं कहा जाता है। चलिए, तो बात हो गई, हम क्या क्या स्टडी करेंगे, कंपोजिशन, हम क्या स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज, क्या स्ट्रक्चर करेंगे, स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चेंजेस दैट मैटर अंडरगोज, मैटर में होने वाले चेंजेस को स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको केमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। क्या केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। द मेडिसिन दैट यू ईट, आपको बीमारी होती है, मेडिसिन लेते हैं, वो मैटर है, उसका एक कंपोजिशन होगा, उसकी प्रॉपर्टीज होगी। जो पानी आप पीते हो वो मैटर है, जो हवा आप सांस लेते हो वो मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो मैटर को स्टडी करने के लिए, मैटर को समझने के लिए, इनफैक्ट अपने सराउंडिंग को बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, अपने सराउंडिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप नेचर को समझना चाहते हैं, आप अपने सराउंडिंग को समझना चाहते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को समझना चाहते हैं, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें जितनी चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं उसके नेचर को समझना चाहते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान को समझना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको मटेरियल की समझ नहीं होगी, मैटर की समझ नहीं होगी, उसकी क्वालिटी की समझ नहीं होगी। इसीलिए हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को केमिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, यू कांट अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को समझने के लिए, इन्वायरमेंट को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए
और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए केमिस्ट्री पढ़ना है। तो केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं कि भाई आपको बस एक एग्जाम में स्कोर करने के लिए है, बल्कि ये आपको अवेयर कराती है अपने आसपास से। तो क्या है, आपके आसपास मैटर है, मैटर का कुछ कंपोजिशन होगा, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, हर मैटर का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और मैटर में होते हैं चेंजेस। और केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उसमें चेंजेस होते हैं। दो तरह के चेंजेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। वी विल डिस्कस अबाउट इट। ये तो हो गया केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। चलिए अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट वेरी टॉपिक दैट कम्स अंडर द रियल्म ऑफ दिस चैप्टर इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अभी एक नई बात आई कि केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या होता है। जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके बीच में एक जो मीडियम है, एक मोड है, एक तरीका है, वो है लैंग्वेज। तो केमिस्ट्री भी अगर मुझे दूसरे तक पहुंचाना है, मेरी बातें दूसरे तक पहुंचानी है, या फिर केमिस्ट्री के इंफॉर्मेशन, केमिस्ट्री के नॉलेज को हमें फैलाना है, लोगों को बताना है, तो उसका एक लैंग्वेज होना चाहिए और उसी को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये लैंग्वेज कैसा दिखता है। समझ में आ रही बात? तो हम इसको समझेंगे, किसको समझेंगे? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को समझेंगे। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री? तो भाई जब आप मैटर को क्लासिफाई करते हैं, व्हेन यू क्लासिफाई मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, व्हेन यू क्लासिफाई मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो आपको मिलता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा आपको मिलता है मिक्सचर। अब मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स कंपोजिशन एंड मिक्सचर हैव वेरिएबल कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस के पास ही फिक्स कंपोजिशन होता है। अब इस फिक्स कंपोजिशन वाले प्योर सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स और एक को हम लोग कहते हैं कंपाउंड्स। अब आप देखें हमारे पास 118 एलिमेंट्स तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपाउंड्स इनन्यूमेरेबल है। हमारे पास इतने कंपाउंड्स हैं और इतने कंपाउंड्स हर दिन बनाए जा रहे हैं, इसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। और इसका नाम, कुछ नाम बहुत बड़े होते हैं, कुछ नाम छोटे होते हैं, तो ये नाम बार बार लिखना और किताबों में ये नाम रिपीट करना, इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स और इन कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशन को देखना है, शॉर्ट हैंड नोटेशन को देखना है, और वही शॉर्ट हैंड नोटेशन की जो जानकारी होगी हमारी, वही आपको केमिस्ट्री का लैंग्वेज बताएगा। यानी कि केमिस्ट्री का लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स के शॉर्ट हैंड नोटेशन और कंपाउंड्स के शॉर्ट हैंड नोटेशन। और ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो चेंजेस करते हैं केमिकल, उसका रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ क्या बन जाएगा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है भाई? सिंबल्स की स्टडी। सिंबल्स किसके लिए देंगे हम लोग? एलिमेंट्स के लिए। केमिकल फॉर्मूले की स्टडी, केमिकल फॉर्मूले किसके लिए होगी? कंपाउंड्स के लिए। और ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो चेंजेस करते हैं, उनमें स्पेसिफिकली केमिकल चेंजेस जो करते हैं, उन केमिकल चेंजेस की स्टडी, यानी उन केमिकल चेंजेस को कन्वे करने के लिए, उन केमिकल चेंजेस को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन होना चाहिए, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो भाई लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आ जाएगा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स। दूसरा केमिकल फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अब आप बोलेंगे सर खाली मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एलिमेंट्स के ही होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा। और कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड्स के कुछ फॉर्मूला यूनिट भी होते हैं, तो इसीलिए हमने केमिकल फॉर्मूला लिखा मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के। अब ये मॉलिक्यूल्स किसके किसके हो सकते हैं? ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूले की बात होगी, केमिकल फॉर्मूले। और तीसरी बात, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, उन केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। तो हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या सीखेंगे? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। और केमिकल इक्वेशंस किसके लिए? केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल इक्वेशन। ये सब क्या है? चाहे सिंबल्स हो, चाहे केमिकल फॉर्मूले हो, चाहे केमिकल इक्वेशन हो, ये सब रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट हैंड नोटेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग क्या बातें करेंगे। और जब ये आप जान लेंगे तो यू कैन कम्युनिकेट केमिस्ट्री इन अ बेटर वे। तब आप केमिस्ट्री को कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक आम इंसान किसी बर्निंग प्रोसेस को जिस तरह से देख रहा होगा, जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट वो बर्निंग प्रोसेस को किस तरह से प्रेजेंट करता होगा, किस तरह से रिप्रेजेंट करता होगा, किस तरह से लिखता होगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस कब आएगा? जब आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के सफ़र से होके गुजरेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं स्टडी सिंबल्स की। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टडी ऑफ सिंबल्स। शुरू करते हैं हम लोग सिंबल्स के बारे में बात। तो बिफोर गोइंग टू द सिंबल्स, पहले ये जान लेते हैं कि भाई सिंबल्स तो एलिमेंट्स के लिए दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स सिंबल्स आर गिवन फॉर एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स हैं क्या भाई? एलिमेंट्स ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्या है भाई? प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम सेम होते हैं केमिकली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which is composed of only one type of atoms। सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। जब वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं तो वो बन जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो एलिमेंट्स जो है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का। And the most important thing cannot be broken into simpler substance। इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। कैसे? बाई एनी केमिकल मीन्स और फिजिकल मीन्स। फिजिकल चेंज की तो कोई बात ही नहीं है। केमिकल मीन्स केमिकल चेंज से भी उसको अलग नहीं, उससे सिंपल कुछ नहीं बनाया जा सकता। यानी कि एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है। और हमारे पास करंटली 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से 94 नेचुरली अकरिंग है और बाकी बचे हुए जो हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। उसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग बेसिकली इन 94 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, इसी के बारे में क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया कि एलिमेंट्स हैं क्या भाई? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म मैटर का होता है तो उसको और फर्दर स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, बिकॉज एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो कहाँ जाएंगे अब जाएंगे एलिमेंट्स के सिंबल्स के पास। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब किसी एलिमेंट का एक सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? अ सिंबल ऑफ एन element is a short hand notation। ठीक है, एक एलिमेंट का सिंबल एक क्या है? शॉर्ट हैंड नोटेशन है। कहां से डिराइव किया जाता है? डिराइव्ड फ्रॉम
either their English name or ट्रेडिशनल नेम, यानी कि एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या है, उसके शॉर्ट हैंड नोटेशन, यानी कि दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट, रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट। अब कहां से इसको हम डिराइव करेंगे, दे आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम, आइदर फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम और ऐसे यहां और फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल नेम। ये ट्रेडिशनल नेम मतलब क्या कि मान लेते हैं पुराने लैंग्वेजेस में अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो उस नाम से भी सिंबल लिया गया है। अब ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, हर सिंबल न्यूमेरिकली सांख्यिक तौर पे एक एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमेरिकली इट रिप्रेजेंट्स एन एटम, यानी कि कोई भी सिंबल आप लिखेंगे तो वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता होगा। और अभी हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो एक एटम को रिप्रेजेंट करना मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर एलिमेंट, यानी कि अगर आपको नंबर बताना हो तो इस सिंबल से एक एटम रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन आपको एलिमेंट बताना है फिर भी वही सिंबल का यूज किया जाएगा, यानी कि एक एटम को सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, पूरे एलिमेंट को उसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सिंबल्स जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, सिंबल्स वन लेटर सिंबल्स होते हैं, वन लेटर सिंबल, और दूसरा होते हैं टू लेटर्स सिंबल्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, जिसको आप कह सकते हैं जनरली टू लेटर्स सिंबल, यानी कि या तो सिंबल में एक लेटर होगा या तो दो लेटर होगा। अगर एक लेटर का है तो ऑलवेज अपर केस, यानी कि किसी एलिमेंट का सिंबल एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपर केस, दैट इज कैपिटल लेटर। और अगर वो दो लेटर का है तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर अपर केस, और जो सेकंड लेटर होगा, सेकंड लेटर इज गोइंग टू बी लोअर केस। मैंने ये कहा कि सिंबल्स एक लेटर से भी बन सकता है, यानी कि एक अल्फाबेट से भी बन सकता है, या एक से ज़्यादा अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। जनरली दो लेटर से बनते हैं। अगर दो लेटर वाला कोई सिंबल है तो उसमें फर्स्ट लेटर इज अपर केस एंड द सेकंड लेटर इज लोअर केस। अगर वो वन लेटर वाला है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपर केस। आई होप आपको बात समझ में आ गई। कहाँ से लिया जा रहा है, नाम से लिया जा रहा है। चलिए कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके सिंबल्स लिखते हैं हम लोग। कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और उसके सिंबल्स लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। देखिए हर एलिमेंट के सिंबल में कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा आपको और याद रखना आसान होगा। सबसे पहले ए से कोई एलिमेंट का नाम उठाते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया आर्गन, तो आर्गन के लिए सिंबल है ए एंड आर। तो ए द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, दैट इज अपर केस, एंड द सेकंड लेटर विच फॉलोज द फर्स्ट लेटर इज लोअर केस, ये स्मॉल लेटर है ए आर। अब एक एलिमेंट है आर्सेनिक। अब दो एलिमेंट में ये आर्गन हो गया, ये आर्सेनिक हो गया। दोनों को ए आर दिया जा सकता था, लेकिन ए आर आर्गन के लिए जब हो गया एक एलिमेंट के लिए, अब आर्सेनिक के लिए ए आर इज नॉट मुमकिन। दो एलिमेंट के लिए सेम सिंबल आप नहीं दे सकते, तो इसमें सेकंड लेटर को स्किप करके थर्ड लेटर लिया जाता है ए एस। ठीक है। इसी तरह से एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के लिए ए भी लिखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ ए किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है। एल इज मोर सुटेबल, तो इसका सिंबल लिया जाता है कैपिटल ए स्मॉल एल। इसी तरह से एक एलिमेंट है एस्टाटाइन। अब एस्टाटाइन है, सॉरी एस्टाटाइन, इसके लिए ए एस का ऑप्शन खत्म हो गया, तो बच गया हमारे पास ए टी। तो ये ए से कुछ सिंबल्स हैं। इसी तरह से हम कुछ सिंबल्स बी से भी देखने की कोशिश करेंगे। किससे देखने की कोशिश करेंगे, बी से। चलिए देखते हैं सिंबल्स फ्रॉम
द लेटर बी। ज़रूरी नहीं कि अब हम सारे अल्फ़ाबेट्स के अलग अलग से आपको बताएंगे, और ये आपका काम है कि कौन ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसको सिंबल में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ये काम आपका है। 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दिया गया, उन सिंबल्स को आप देखेंगे, गौर फरमाएंगे उस पर। चलिए मान लेते हैं हमने लिखा बोरोन। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को पता है कि बोरोन के लिए हम लोग बी लिखते हैं। वेरी गुड। तो किसी ने लिख दिया बैरियम। वेरी गुड। बैरियम के लिए बी तो लिखा नहीं जा सकता, द ऑप्शन ऑफ बी इज गॉन, तो इट बिकम्स बी ए। अब एक एलिमेंट है बेरिलियम, तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, बी गया, बी ए गया, यहाँ बी साफ साफ दिख रहा है तो हमने लिख लिया बी। एक हमारे पास है ब्रोमीन। वेरी गुड। तो इसके लिए साफ साफ दिख रहा है कि ये बी आर बन जाएगा। एक एलिमेंट है हमारे पास बिस्मथ, इसके लिए क्या बन जाएगा, बी आई। ये है हमारा एलिमेंट्स के सिंबल्स, ये बी सी हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एलिमेंट सी से। सी से भी ठीक ठाक एलिमेंट्स हैं, तो कुछ सी से, ये मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आपके बुक में 3 टेबल दिए गए, तीनों टेबल के सिंबल्स आप अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर मेमोरी, ताकि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकें। चलिए सी से लिखते हैं हम लोग। सी से सबसे पहला एलिमेंट हम लोग लिखते हैं जो बहुत ही कॉमन है, कार्बन, जो हमारे लाइफ का मेन एलिमेंट है, दैट इज कार्बन। इसकी पूरी स्टडी, इसके कंपाउंड्स की स्टडी, इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी, ये सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री का अलग ब्रांच बनाया गया सिर्फ इसके लिए। तो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो कार्बन के लिए सिंबल लिखते हैं हम लोग सी। तो जैसे ही कार्बन के लिए सी हो गया, तो क्या कैल्शियम के लिए हम लोग सी लिख सकते हैं, नो, इसके लिए बनेगा सी ए। अब एक एलिमेंट है कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए क्या होना चाहिए, सी ओ। ठीक है। एक एलिमेंट है कॉपर, तो कॉपर के लिए CO तो अब हो नहीं सकता, कोबाल्ट चला गया CO लेके, तो इसके लिए लिखा जाता CU। अब ये CU कहां से आया, इसके ट्रेडिशनल नाम से, फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल नेम क्यूप्रम। क्यूप्रम से लिया गया, यानी कि कभी कभी दूसरे ट्रेडिशनल नाम से भी उसका सिंबल लिया जाता है। आपने नाम सुना होगा कैडमियम, इसके लिए लिखा जाता है CD, क्योंकि Ca तो चला गया। इस तरह से कॉपरनेशियम वगैरह वगैरह होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। कुछ एलिमेंट्स स्पेसिफिकली हम लोग देख लेते हैं जो सिंगल लेटर्स वाले होते हैं। आपके बुक में उसका एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है, तो सिंगल लेटर वाले एक साथ हम लोग लिख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स। सारे लिख पाएंगे कि नहीं ये आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल दी 118 एलिमेंट्स, लेकिन मुझे लगता है मैं सारा ही लिख दूंगा ऑलमोस्ट। सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा जाता है भाई, सिर्फ H। वेरी गुड। बोरोन के लिए क्या लिखा जाता है, अभी अभी हमने लिखा B। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा जाता है, C। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाता है, O। दीज ऑल आर अपर केस। इसी तरह से फ्लोरीन के लिए क्या लिखा जाता है, UO या OU जो भी होता है, वट एवर द स्पेलिंग इज, इसके लिए लिखा जाता है F। इसी तरह से आयोडीन के लिए क्या लिखा जाता है, आयोडीन के लिए लिखा जाता है I। फास्फोरस के लिए क्या लिखा जाता है, फास्फोरस के लिए P। सल्फर के लिए क्या लिखा जाता है, फॉर सल्फर इट इज S। एंड फॉर वेनेडियम it is your V। and for the next one is that is uranium। very good। यूरेनियम, इसके लिए लिखा जाता है U। एक सिंबल है W, ये है एक्चुअली टंगस्टन का। अब टंगस्टन का सिंबल कहां से लिया गया, फ्रॉम इट्स जर्मन नेम। और ये जर्मन नेम क्या है, फ्रॉम जर्मन या ट्रेडिशनल बोल लीजिए, जर्मन नेम वोल्फ्राम। वोल्फ्राम से इसका सिंबल लिया गया है कैपिटल W। तो मुझे उम्मीद है लगभग 1 लेटर वाले सिंबल्स हमारे पास आ गए। ठीक है। अब कुछ उन एलिमेंट्स के सिंबल का लिस्ट बनाएंगे हम लोग जो उसके ट्रेडिशनल नाम से लिए गए हैं। ये भी टेबल आपके बुक में दिया गया, हम हर वो चीज़ जो आपके टेबल में दिया गया है वो हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आपके लेवल पे ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं हम लोग अब कुछ एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, जो इंग्लिश नेम है एक्चुअली, नेम ऑफ द
एलिमेंट्स जिसको हम इंग्लिश नेम कहते हैं, उसके बाद उसका ट्रेडिशनल नेम and from their traditional name their symbols are derived। चलिए बहुत ही शुरू करते हैं। लेते हैं सबसे पहला एलिमेंट हम लोग सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम। इसका लैटिन नेम तो नहीं है बल्कि ग्रीक नेम है नाट्रियम। लेट मी चेक इट इफ इट इज ग्रीक। यस इट इज ग्रीक एंड द सिंबल इज Na। ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया पोटेशियम। इसका लैटिन नेम कैलियम है, इसके लिए सिंबल लिखा जाता है कैपिटल के। तीसरा ले लेता हूं मैं आयरन। आयरन के लिए हम लोग लिखते हैं फेरम, इज ऑल्सो लैटिन, इसका सिंबल हो जाता है Fe। चौथा हमने ले लिया कॉपर, लैटिन नेम क्या है भाई? क्यूप्रम, Cu। पांचवा हमने ले लिया लेड। लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम, Pb। आपने नाम सुना होगा टिन, टिन का होता है स्टैनम, Sn। उसके बाद एक एलिमेंट है एंटीमनी, इसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टीबियम। हो सकता है आपके बुक में स्टिबनम लिखा हुआ हो, दैट इज इनकरेक्ट, यह स्टीबियम। इसके लिए लिखा जाता है सिंबल Sb। आपने नाम सुना होगा टंगस्टन, अभी भी हमने बोला आपको टंगस्टन, तो टंगस्टन का सिंबल है W। कहाँ से भाई? कैपिटल W ऑलवेज, वोल्फ्राम। ठीक है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं एक एलिमेंट है, आपने नाम सुना होगा सिल्वर। एक एलिमेंट आपने नाम सुना होगा मर्क्यूरी, और एक एलिमेंट है जिसका नाम है गोल्ड। सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम, और मर्क्यूरी का है हाइड्रार्जियम, और गोल्ड का है औरम। तो सिंबल्स क्या बनेंगे भाई? इसका बन जाएगा Ag सिल्वर का, मरकरी का बन जाएगा Hg, और गोल्ड का बन जाएगा Au। तो यहाँ हमने लगभग हर तरह के सिंबल्स का डिस्कशन कर लिया। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी बिग। अगर हम लोग फर्दर स्टडीज़ करेंगे, केमिकल फार्मूले की तरफ जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी पढ़ना है, फिर केमिकल फार्मूले की तरफ जाना, आयंस, एटम, ये सब कुछ, ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, और कमेंट में ढेर सारा अप्रिशिएशन मैसेज लिखिए हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।